वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बजट को। बजट क्यों इतना अहम होता है एक आम आदमी की ज़िंदगियां बदलने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जनाब इस बार जो बजट आया है क्या वो इंसान और बिलखुसूस यहाँ पर इस सूबे में रहने वाले जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकेंगे या नहीं। इसके ऊपर डॉक्टर बशारत साहब हैं हमारे साथ, एनर्जी सेक्टर को बेहतर अंदाज में समझते हैं। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो अहम तज्ज़िया है वो पेश करें और हमें बताएं कि एक तरफ हम पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर एक हैवी बजट जो है वो एलोकेट करते हैं, एक सरमाया एलोकेट करते हैं, वहाँ हमें पैसा खर्च करना पड़ता है और हमारा पैसा कहते हैं जी बाहर जाता है। अब सिंपल और सादा अल्फाज में अगर कहें कि क्या हम अल्टरनेटिव जो एनर्जी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उस इस बजट के अंदर उसके अंदर कितनी अहमियत दी गई है और कितने उसके अंदर एलोकेशन रखी गई हैं और इस चीज़ को कितना समझा जा रहा है, अहमियत दी जा रही है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर बशार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशार साहब, आपका एक एक्सपीरियंस भी है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप सूबाई हुकूमत भी ये बजट पेश कर रही है कल, एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो बजट आया है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली है। कि इसमें जो सबसे ज्यादा इससे सस्ती तवानाई का जरिया है दुनिया में, पाकिस्तान में भी, वो सोलर है। और पाकिस्तान में इस सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की गई है। 2006 में मैंने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ज्वाइन किया था एज बोर्ड मेंबर, और बाद में फिर मैं वहां पर जो है डायरेक्टर जनरल भी रहा और मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज भी दिया गया। तो हम लोगों ने 2006 में ही पॉलिसी बना ली थी, जिसमें कि विंड, सोलर और हाइडल डेवलपमेंट की थी। और फिर 2013 में उस पॉलिसी को रिवाइज किया, नई पॉलिसी आई, जिसमें कि बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजीज को भी उस पॉलिसी में शामिल किया गया। और फिर 2010 में इसका एक्ट बनाया गया। ठीक है। तो सोलर के उस वक्त से बहुत ज्यादा जो है हम लोगों ने डेवलप करना शुरू किया, और पूरे पाकिस्तान की सोलर मैपिंग कराई गई, साथ विंड मैपिंग भी कराई गई और बाद में बायोमास मैपिंग भी कराई गई। ये सोलर मैपिंग और विंड मैपिंग जो थी USNREL के जरिए हुई थी, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरीज के जरिए, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि सोलर जो है उसका क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान में, जो कि 3 लाख मेगावाट से ज्यादा का था। और इस तरीके से हमें बताया गया कि विंड का क्या पोटेंशियल है और बाकी जो इसके सोर्सेज हैं रिन्यूएबल्स के, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सर के। अभी का बताएं तो ना कि अभी जो है वो कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए थी जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई? जो तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि जिसको सेबोटाज मैं तो कहता हूँ किया गया, वो है सोलर सेक्टर। ओके। अब सोलर सेक्टर पे शुरू से प्राइम मिनिस्टर ने, बाकी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, इस पर ड्यूटीज नहीं होंगी, जिसकी वजह से इंसेंटिव मिलेगा लोगों को, क्योंकि सोलर बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी। जब मैंने ज्वाइन किया है 2006 में ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को, तो उस वक्त $6 मिलियन पर मेगावाट इसकी लागत आती थी। ठीक है। अब ये कम होकर $1 मिलियन से भी कम रह गई है। तो ये इतना सस्ता हुआ है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में भी ड्यूटीज और टैक्स इस पर नहीं थे। अब जो है 18% इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जिससे कि अच्छा, फिर ना सिर्फ 18% लगाया गया है, बल्कि ये खबरें भी आ रही हैं बाकायदा, इस पे मिनिस्ट्री के इजलास हो रहे हैं पावर डिवीजन के, कि जो नेट मीटरिंग के जरिए जिसके रूल्स बनाकर दिए गए थे, नेफ्रा ने बनाए थे, और जिसमें कि इसको प्रमोट करने के लिए एक अच्छा टैरिफ दिया गया था कि जो अपने घरों के ऊपर सोलर लगाएगा वो हुकूमत को बेच सकता है नेट मीटरिंग के जरिए, और उस तरीके से उसको जो है बचत हो जाया करती थी। क्योंकि बिजली के बिल इन्होंने टैरिफ इतना बढ़ा दिया है कि 60 रुपए से ऊपर का डोमेस्टिक टैरिफ है और कमर्शियल तो 70 रुपए से ऊपर का था। तो इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत बड़ी रिलीफ दे दी है, लेकिन ये कि डोमेस्टिक का तो वही 60 रुपए का यूनिट पड़ रहा है टैक्सेस डालकर। तो वो खत्म करने के लिए सोलर नेट मीटरिंग लाया गया था, जिसमें कि सिर्फ अमीर लोगों ने नहीं लगाए थे, जो कि एक गलत बात करते हैं ये वजीर खजाना साहब, कि सिर्फ अमीरों का, और ये बाकी लोग करते हैं कि सिर्फ अमीरों का ये जो है खिलौना था सोलर। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। आप झोंपड़ियों पर भी सोलर पैनल लगे हुए देखेंगे, बिल्कुल गरीब लोग भी लगाते हैं। मिडिल क्लास भी जो है उसने कर्जे लेकर जो है ये सोलर लगाए थे, और इसलिए कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बिल इस तरह आते थे कि आपके घर का जो किराया है उससे ज्यादा आपका बिजली का बिल आना शुरू हो गया था। और गैस इतनी महंगी कर दी गई है पिछले के 4-5 साल में कि गैस भी अफोर्डेबल नहीं रही। तो अब आपका जो घर का किराया है उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा आपका बिजली और गैस का बिल आ जाता है। तो सोलर इतना बड़ा फायदा दे रहा था आवाम को, अब उसको जो है किल किया गया है 18% टैक्स लगाकर।
और अब इससे इसकी सेल एकदम नीचे आ जाएगी। मैं मिसाल देता हूं कि पिछले साल इसी वजीर खजाना ने दूध जो है जिसे पैकेज मिल्क कहते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। ये जो है नहीं इन्होंने सोचा कि दूध जो है छोटे बच्चे पीते हैं और अदरवाइज उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है। और दूध पर टैक्स लगाने के बाद ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना साहब की तरफ से कि दूध को सिर्फ जो है पैकेज दूध वो सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी अंदाजा करें कि इनकी IQ का और इनके जो है नॉलेज का क्या हाल है पाकिस्तान के बारे में। हालांकि गरीब भी जो है वो पाव का डब्बा ही चलो मंगा लेता है, वो दूध तो इस्तेमाल करता है ये वाला। सर हम ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं बशारत साहब, हम ये देखते हैं, हम सर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे सरफेस होती देखते हैं कि जी चीन ने जो है बहुत लार्जर स्केल के अंदर जो है वो सोलर प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं इसलिए कि वहाँ पर सोलर पैनल के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए जो है ना वो एनर्जी सेक्टर के अंदर काम किया जाए। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं सर, अगर हम जानना चाहें? देखें, सबसे बड़ा जो जुल्म किया गया इस सेक्टर पे, अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे, वो ये किया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कहने पर और बाकी जो इदारे हैं इंटरनेशनल, इन्होंने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को ही खत्म कर दिया, जिसका एक्ट जो है 2010 में पार्लियामेंट ने पास किया था, नेशनल असेंबली ने और फिर सेनेट ने पास किया था। और वो जो एक्ट था उसके तहत जो है पॉलिसी भी काम कर रही थी और सारा काम मुल्क में उसकी डेवलपमेंट का हो रहा था। और उस बोर्ड को खत्म करने के बाद अब तो काम कोई खास हो नहीं रहा और जो है ये काम अब दे दिया गया है एक और इदारे को। और जो है लेकिन ये कि एक्ट तो खत्म कर दिया गया ना। सर मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई माफिया है, कोई ऐसा कोई साजिश है, मतलब एक सवाल उठा रहा हूँ उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ है। क्या है कि महंगे दामों पेट्रोलियम मसनूआत आपने दीगर मुल्कों से ख़रीदनी और उस पर ही बाउंड रखना है? क्या कोई पीछे कोई ऐसा कुछ सिस्टम चलता देखते हैं आप कि जनाब नहीं, इसकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए महंगे पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की, और ऑल्टरनेटिव जो आपकी जो एनर्जी सेक्टर है ना उसको किसी तरह दबा के रखो? ये क्या है, क्या कोई गेम है इसके पीछे क्या? देखें, अगर आप 1 मेगावाट अल्टरनेटिव एनर्जी के जरिए पैदा करते हैं तो इतना ही आप कम जो है वो तेल खरीदेंगे, इतना ही कम जो है आप जो है इंपोर्टेड कोयला खरीदेंगे, इतना ही कम जो है आप इंपोर्टेड LNG खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो हुआ है एनर्जी सेक्टर का वो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन पे हुआ है। दूसरा बेड़ा गर्क ये हुआ है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ 7 से 8 हजार मेगावाट है सर्दियों में, और गर्मियों में ये बढ़कर 22,000 मेगावाट हो जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा आपका ग्रिड ले नहीं सकता। अब 22,000 मैक्सिमम और 7-8 हजार मिनिमम के लिए आपने 46,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाने का नेपरा ने जनरेशन लाइसेंस इशू कर दिया। क्या इनके पास एक्सपर्ट नहीं थे ये देखने के लिए कि मुल्क में कितनी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में कितनी होनी है और कब होनी है? और फिर टैरिफ जो है, टैरिफ भी नेपरा ही देता है। जब इतना हाई टैरिफ देगा जो है तेल और गैस और बिजली से चलने वाले और तेल गैस और LNG से चलने वाले कारखानों को, तो क्या इनको पता नहीं था कि बिजली की खपत जो है कम हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी? और इन्होंने किस तरीके से ये 46,000 मेगावाट लगवा दिए और अभी जो है 20-25 हजार मेगावाट के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, हर साल नए आते चले जाएंगे। तो ये जो 22,000 और 46,000 के दरमियान है जो डिफरेंस है, इसके आप कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं IPPs को, तो वो कैपेसिटी पेमेंट्स देने के लिए पैसे नहीं बचते अगर ये जो है सोलर पे लोग, और इसका खर्चा आवाम से निकाला जाता है, वो पैसा आवाम से निकाला जाता है। अब तो एक और ड्रामा होने लगा था। हाँ। अब पता नहीं उस पर काम होता है या नहीं कि आप ये कर्जे लेकर उन IPPs को पैसे देंगे और वो सर्कुलर डेट कम करने के। सर्कुलर डेट भी तो आपका सर ये खबर पे मैं आप पे चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी आप भी तहकीक करें, हम भी लगते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए, और अगर आप भी जानते हैं इस हवाले से तो हमें आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिचारत अपना तजिया देने के लिए और अपना एक मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। हॉरेबल चीज़ें होती हैं वो आप लोग सुनते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। जब तक हम दोबारा हाजिर होंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा।